आप सबको मेरा नमस्कार। और जन सुलभ पुस्तकालय और अर्पण अर्पण कुमार को ये कहानी पाठ का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आज अपनी एक ताज़ा कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। माई। अ, थोड़ी इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। कहानी का जो लोकेशन है, जो भूगोल है, वो सिवान ज़िले का जो मैरवा अंचल है, वहाँ अ, का ये लोकेशन है। वहीं की एक कहानी है, कथा चलती है। और इसका जो समय है वो 1930 का दशक और उसके आसपास का ये समय है। और वो मेरा अपना इलाका है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो ये कहानी उसी पृष्ठभूमि में है और आपको उम्मीद है कि ये रुचिकर लगेगी। तो कहानी मैं शुरू करता हूँ। माई। यह झरही की मंथर धार पर पत्तों के दोनों में दीपक कौन छोड़ गया है। मैं किनारे पर बैठा ठंडा जल छूता हूँ और सिहर जाता हूँ। दूर दूर तक कहीं कोई नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं। नदी के उस पार पेड़ों के सलेटी धुंधलके के पीछे आधा कटा पीला चांद डूब रहा है। आसमान में उसकी मध्यम ज्योत्सना फैली है, झरही के जल से टकरा रही है। दीप रह रह कर जगमगाते हैं और खो जाते हैं। मैं टटोल कर देखता हूँ, यह जल है या रेत है। यहाँ से वहाँ तक फैली सफ़ेद रेत। छूता हूँ और सिहर जाता हूँ। इतना ठंडा जल। इस झरही के टूटते बनते जल बिंबों में कितनी आकृतियाँ बनती और मिट जाती हैं। झरही नदी के किनारे अपने ही उच्छ्वासों में बालपन की किलक सुन रहा हूँ, और तो कुछ सुनाई नहीं देता। उत्तर में सप्तर्षि मानो धरती पर उतरने को हैं। कितनी साफ चमक है उनकी। मैं उनकी ओर दौड़ लगाना चाहता हूँ। झरही जैसे ऊपर आकाश गंगा से मिल रही है। वहाँ कितनी कितनी आकृतियाँ, चिन्हे अनचिन्हे, भूले बिसरे चेहरे। कल्पना वहाँ होती है जहाँ भविष्य होता है। कल्पना तभी संभव है जब उसके साकार होने की संभाव्यता हो। जहाँ भविष्य दो चार क्षणों, दिनों, अधिक से अधिक हफ्तों में सिमट आया हो, वहाँ कौन सी संभावना। मेरा वर्तमान यह मेरा बिस्तर है, जिससे कुछ जीवन रक्षक यंत्र लगे हैं। यह सफ़ेद पुता कमरा है। कुछ कुर्सियाँ हैं। एक खिड़की है जो मानो आकाश में खुलती है। यह सब कुछ मेरा वर्तमान और भविष्य ज्यों ज्यों सिमट रहे हैं। मेरा अतीत मानो फैलता पसरता जा रहा है। स्मृतियों का प्रदेश जैसे और खुलता जा रहा है। और मैं जैसे झरही के किनारे बंसी लिए दौड़ लगाता बालक बन गया हूँ, जो दौड़ते खेलते कभी थकता नहीं। माँ नहीं होने, माँ जैसी भी कोई न होने से हतोत्साह नहीं होता। जो हर शनिचर की शाम पिता की बाट जोहता स्टेशन की ओर आधा रास्ता नाप लेता है, और रात में उनके पांव दबाते या उनकी बगल में सोते कभी कोई शिकायत नहीं करता। मेरे लिए ये स्मृतियाँ बची हैं, और क्या बचा है। जब तक जीवन है, वह जितना भी बचा है इन्हीं को जीऊँगा। इनके अलावे जो कुछ है वह निरी देह ही तो है, छलिया देह। उसके बारे में क्या कहूँ। फिर भी जैसी और जितनी वह बच गई है, उसे नमन करता हूँ, पूजता हूँ। आखिर उसी से तो अस्तित्वमान हूँ।
आज भी उसी ने तो अभी तक बांध कर रखा है, मुझे छोड़ती नहीं। उसी के चलते तो यह सब कुछ देखा, यह जीवन जीवन की लीला, और अब उसे देख रहा हूँ। अपनी इस देह के प्रति, चाहे वह जैसी भी हो, जिस हाल में भी, कृतज्ञता और कृतार्थता से भरा हुआ हूँ। देह ही क्यों, देह और आत्मा को पोषण करने वाली, तृप्ति देने वाली हर चीज़, इस धरती और उसके समस्त उपादानों जिनसे मेरा निर्माण हुआ और अब जिनमें मुझे विलीन हो जाना है, उन पंच महाभूतों, रिश्तों, नातों, मित्रों, अमित्रों, जिन्होंने रास्ता दिखाया, राह दी और अवरोध बने, जिन्होंने अपनाया और जिन्होंने ठोकरें मारी, उन सभी के प्रति हाथ जोड़कर मैं अपनी श्रद्धा निवेदित करना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब ने मुझे बनाया, इस दुनिया में मुझे संभव किया। माई, गंध में लिपटी स्मृति, काश कि ऐसी धुंधली न होती। चेहरे की बनावट, रेखाएं गायब हो जाती हैं, मिट जाती हैं, भाव याद रह जाता है। हाँ, मांग में भरा पीला सिंदूर और माथे पर थोड़ा ऊपर उसी का गोल टीका। होठ याद नहीं, मुस्कान याद है। उभरी हुई गोल ठुड्डी के बीच गर्तिका, जिस पर नज़रें टिक जाती। बाईं बाँह पर हरे रंग का मोर के आकार का गोदना याद है, जिसे छू छू कर कभी नाखून से खुरचने की भी कोशिश करता। बरबस कुतूहल में भरा, यह दाग मिटता क्यों नहीं है? माँ कहती, इसके लिए कितना दर्द सहा है, यह मिटेगा कैसे? माँ एक संज्ञा है गंध की, जिसमें वास्तव में अनेक अनेक गंधें घुली मिली हैं। माँ के आसपास ताजे दूध की गंध पसरी रहती है। माँ के पास होना मानो बछिया के पास होना है। माँ साठी के चावल सी गमकती है। माँ घी मिले महिया की खुशबू बिखेरती है। माँ के आंचल में गोंसारी की दुकान बंधी रहती है। माँ जब दुलार करती है तो मन में बताशे घुल जाते हैं और उसकी शीतल सौंधी गंध अंदर पाटने लगती है। आँखें मुद मुद जाती हैं। माँ, माई अलग अलग छवियों का एक समुच्चय है, कोलाज है। सुबह सुबह हाथ में झाड़ू ले मिट्टी के लिपे पुते घर आंगन को बुहारती, प्रभाती गाती, गुनगुनाती माई। नहा धोकर बाल संवारती, माथे पर सिंदूर लगाती माई। रसोई में लकड़ी का चूल्हा सुलगाती माई। घर की दूसरी महिलाओं के साथ ओखल मूसल में धान कूटती, ढेकी चलाती माई। सूप डगरा फटकारती, खिल खिल हंसती माई। कार्तिक मास में मिट्टी के नन्हे दिए बनाकर सांझ को तुलसी चौरे पर दीपक जलाती ध्यान मग्न माई। चाचा यानी बाबूजी को झालर वाला पंखा जलती भोजन कराती माई। हम बच्चों को रात में खिस्सा सुनाती, उबासियाँ लेती, कभी कभी खुद सो जाती माई। कभी कभी ढप ढप लोर भरी आँखों को आंचल की कोर से पोंछ लेती माई। कितनी कितनी छवियाँ माई की। गांव के सिवान पर देवी स्थान, राधा रमन प्रायः वहाँ कभी खेलता कूदता तो कभी पूजा की टोकरी संभाले माई के साथ वहाँ पहुँच जाता। गुड़ के बताशे और इलायची दाने का लोभ उसे वहाँ खींच ही ले जाता। त्योहारों पर माँ वहाँ साड़ी चढ़ाती, हाथ जोड़े, आंखें मूंदे, पता नहीं क्या मांगती देवी से माई कि उसके होठ थरथराने लगते और आँखों से आंसू झरने लगते। रमन यह देखकर रुआंसा हो जाता, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि माँ को कैसे मनाए। क्या दुख था माँ को, जो वह देवी माँ को ही बता सकती थी। राम जाने। कभी कभी वहाँ गांव जवार की महिलाओं का मजमा जुड़ जाता और खूब भजन कीर्तन चलता, जिसमें रमन की कोई रुचि नहीं रहती।
माई के साथ कभी कभी नानी के यहाँ जाना होता। वह छप्पर वाली बैलगाड़ी की यात्रा होती जिसके जिक्र मात्र से सभी भाई बहनों में उमंग उत्साह छा जाता। नानी के यहाँ जाने का मतलब होता पूरी तैयारी के साथ जाना। इसमें समय तो लगता ही, आपस में झगड़ा भी होता रहता। कुल 7-8 मील की दूरी 2-2.5 घंटे में कटती। सुंदर पछाही बैलों को हाँकने को मन मचलता, लेकिन इसके लिए चाचा की सख्त मनाही थी। रमन गाड़ी से नीचे उतरकर खेतों में कभी छीनियाँ तोड़ लाता तो कभी ईख। गाड़ी आगे चलती रहती, चर चूं, और पीछे पीछे अपने में मगन राधा रमन। कम ही होता कि रणविजय भी इस यात्रा में शामिल हो। आखिर घर पर भी तो किसी को रहना था और वह एक सक्षम सवांग था। बहनें जब तक ब्याही नहीं गई थीं तब तक कभी कभी नानी के घर साथ चलतीं। बाद में नंद किशोर जब बहुत छोटा था तब एक बार माई विजयपुर गई थी। वह माई के साथ अंतिम यात्रा थी। नानी के दरवाजे पर गाड़ी खड़ी होती, लोग बाग दौड़े आते। नाना दालान में गुड़गुड़ी पीते रहते। शक्ल अब उतनी याद नहीं, लेकिन यह याद है कि उनकी मूछें खूब घनी और एकदम सफ़ेद थीं और सिर पर छोटे बाल थे। वे भी अगवानी में खड़े होते, मुग्ध भाव से रमन को गोद में उठा लेते और वत्सल दृष्टि से अपनी बेटी को निहारते। उसकी आंखें डबडबा जाती। तब तक नानी घर की अन्य स्त्रियों समेत बाहर निकल आती और माई को अंदर ले जाती। आंगन में पहुंचते ही वे दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती और यकायक एक दूसरे को भींचकर सुर में रोने लगती। कवन देसवा तू गईलू ए बेटी, कवन घरवा बियहलू ए माई। दूसरी औरतें भी आंखें पोंछती, माँ बेटी को छुड़ाने का जतन करती। रमन हतप्रभ हो जाता, इन औरतों का दुख क्या है। नानी को चेत होता, फिर माई को। नानी खाट पर बैठकर रमन को गोद में बैठा लेती। बाबू कितना दुबर हो गई बाड़े, अब नानी के यहाँ से खूब खौलर बन के जइह। रमन नानी की गोद में जैसे एकदम दुबक जाता। ननिहाल बड़े गृहस्थों का परिवार था। नाना बाबू जीवन लाल का नाम बहुत था, प्रतिष्ठा थी। बड़े आदमी तो थे लेकिन दयालु और परोपकारी भी। उनके पास से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हर साल दंगल कुश्ती करवाते, हफ्ते भर खूब रौनक रहती। कहाँ कहाँ के पहलवान अपने दांव आजमाने आते। कहते हैं नाना खुद भी कभी पहलवानी करते थे, लेकिन आश्चर्य, उनके पराक्रम से जैसे उनके दोनों सुपुत्र दब कर रह गए। नाना को जरूर इसका अफसोस रहता और वे बेटों को अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए अक्सर प्रेरित करते। तरीका भले ही नकारात्मक और इसीलिए निष्फल रह जाता हो, लेकिन यह पूरा सच नहीं था। वास्तव में बड़े मामा धीर गंभीर स्वभाव के अध्ययनशील व्यक्ति थे। उस जमाने में छपरा जिला स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया था। उनका खेती बाड़ी में मन नहीं लगता। छपरा में ही नौकरी लगी तो अपने साहब से झगड़ा करके घर चले आए। फिर उन्होंने अपने लड़के वेद प्रकाश पर ध्यान केंद्रित किया। वे यानी वेद भैया भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। रमन से 5-6 साल बड़े होंगे, लगभग रणविजय की उम्र के। गांव में पढ़ने लिखने वाले परिवारों का ही नहीं, बच्चों का भी अलग रसूख होता। लोग बाग उनके अभ्यर्थना करते, भविष्य का हाकिम मानकर। वेद भैया भी ऐसे ही थे। रमन के लिए लेकिन ननिहाल का बहुत बड़ा आकर्षण था छोटके मामा का लड़का, उसका हम उम्र ममेरा भाई गया प्रसाद। कुछ ही महीने छोटा होने के बाद भी उसे भैया कहता और बराबर उसके साथ लगा रहता। दोनों उन्मुक्त हो खेत खलिहान घूमते, उस तालाब के किनारे बैठकर गप्पे हाँकते जहाँ जांघिल पक्षी उतरा करते। खेल खेल में मछली पकड़ लेते, कभी कभी तो खेत में ही आग पर पकाकर खा जाते। रेलगाड़ी देखकर मचल उठते, रेलवे लाइन पर कान लगाकर आने वाली ट्रेन की आहट सुनते। करछुई रेलवे स्टेशन पर से वे स्टेशन मास्टर को इतनी श्रद्धा से देखते मानो वह कोई देवदूत हो। उनके कुतूहल का विषय एक अपाहिज भिखारी भी होता जो लगभग एक ही स्थान पर आसन जमाए रहता। गया में रेल को लेकर सनक इतनी थी कि धीमी पैसेंजर गाड़ियों के डिब्बे में चढ़ जाता और गाड़ी की गति पकड़ने पर ही उतरता। वैसे
उनका सबसे बड़ा शगल लोको इंजन को नज़दीक से देखने का होता। सर पर रुमाल बांधे फायरमैन अंदर भट्टी में बेलचे से कोयला झोंकता। ड्राइवर तार खींचकर सीटी बजाता और पीछे गार्ड के संकेत की पुष्टि करता। सामने सिग्नल डाउन रहता। कभी कभी एकदम नज़दीक खड़े बच्चों को दूर हटने का इशारा ड्राइवर करता। गाड़ी चल पड़ती। छू छक कोयले के धुएं और भाप की गंध आसपास फैल जाती। पहले दैत्याकार काला इंजन गुजरता, फिर उसके पीछे डिब्बे। उन डिब्बों की खिड़कियों में जालियां नहीं होती। भीड़ होने पर यात्री कभी कभी खिड़कियों से ही प्रवेश करते और बाहर निकलने से बाज नहीं आते। कछुए स्टेशन पर टिकट चेकर के शायद ही कभी दर्शन होते। गया उससे भय खाता था। वह उसे कुछ पुलिसनुमा जीव दिखाई देता। यह इत्मीनान कर लेने के बाद ही वे दोनों प्लेटफॉर्म पर आते कि टीटी बाबू नहीं हैं। जब घूमते फिरते कभी कभी भूख से बेहाल घर पहुंचते तो नाना नानी की मीठी झिड़की मिलती, लेकिन बड़का मामा सचमुच नाराज होते। दिन भर बहेंगवा भइल बड़ा, अब कुटैबा लोग, पढ़ाई लिखाई कुछ बा ना, दिन भर बनबाकर लेखा घूमत अड़ लोग। मामा से रमन कुछ भय खाता था। उनके गंभीर व्यक्तित्व का उस पर कुछ दूरी पैदा करने वाला ही असर होता था, और चूँकि पढ़ाई लिखाई को वह उतना ज़रूरी काम नहीं समझता था, यहाँ उसे कुछ कमतरी का एहसास होता था। नानी के घर में माई एक अलग ही स्त्री होती। वह तेज़ आवाज़ में उसे पुकार लगा सकती थी। वह ठठा कर हंसती और संगमिलुओं के साथ ठिठोली करती। माथे पर आंचल रखने की उसे कोई परवाह नहीं होती। वह पास पड़ोस पर पट्टीदारों के यहाँ उन्मुक्त आती जाती। उसे चूल्हे चौके में भी सने रहने की ज़रूरत नहीं होती। माई उन्मुक्त पंछी की तरह होती अपने माई के घर। जिस डाल पर बैठना हो बैठे, जहाँ तक उड़ना हो उड़े, जितना चाहे दाना चुगे। फिर लौटने का दिन निकट आता और माँ उदासियों में घिरने लगती। उसकी उन्मुक्त गतिविधियों में मानो ठहराव आ जाता। दरवाजे पर गाड़ी लगती, बैलों के गले में लटकी घंटियाँ टुनटुनाती और माँ का चेहरा जैसे एकदम से गिर जाता। सब स्त्रियों से सुबकते सुबकते गले मिलती और अंत में माई को अपनी माई का कंधा मिलता। ऊंचे सुर में दोनों फट पड़ती। कवन देशवा तू गईलू ए बेटी, कवन घरवा तू भी अहलू ए माई। रमन माँ का आंचल पकड़कर खींचने लगता। उसकी धड़कनें बढ़ जाती और आंखों में आंसू आ जाते। बहनें भी रोते रोते गाड़ी में सवार होती। ननिहाल का प्रवास एक दुखांत नाटक की तरह समाप्त होता और सभी भरे मन से वापस अपनी दुनिया, अपने गांव घर में लौट आते। हाँ, शायद ही कभी चाचा परिवार के साथ विजयपुर गए हों। एक तो वे सप्ताहांत में ही घर जाते और गृहस्थी के काम के लिए उनके पास एक इतवार का ही दिन बचता था। नाना नानी को इस बात का मलाल रहता। जुग बीत गई पहुना के देखला, कहते हुए नाना सोच में खो जाते। माई कुछ कह नहीं पाती। ऐसे ही प्रसंगों में नानी चुपके से माई के हाथ में कुछ पैसे, कभी कभी कोई जेवर गहना भी पकड़ा देती और उसे इनकार करने की भी मोहलत नहीं देती। माई, हमने के गरीब मानी जा, कौतूहल बल्कि ग्लानि से भरकर एक दिन अकेले तरकारी काटती माई से रमन ने पूछा, ये बात तहरा मन में कैसे आयल है बाबू? माँ ने हाथ रोककर विस्मय से पूछा, तू काहे नाना नानी के घर से पैसा ले आवेलू? थोड़ा डर कर झेंपते हुए फिर से रमन ने सवाल किया। अरे ऊ लोग तो हमार माई बाप हो। ऊ लोग तो हमेशा हमरा के लाड़ दुलार रुपया पैसा देवे के अधिकारी बा। ऊ लोग से कुछ लहरा से तो हम धन्य नुबैनी। अब जे हम चाहे तहार चाचा तारा के कुछ दी ही जा, तो एकर मतलब कि तू गरीब बड़ा ना। बच्चे को ना बोलते हुए बहुत संतोष हुआ। असल में पर्व त्यौहार में या फिर ज़रूरत बेज़रूरत गांव की महिलाओं और मजदूरों को माई या चाचा या अन्य बुजुर्गों से कुछ मदद पाते देखकर उन्हें गरीब की कोटी में डाल दिया।
डाल दिया था। इसी आधार से नाना नानी से कुछ ग्रहण करती उसकी माँ, बल्कि पूरा परिवार ही गरीब की श्रेणी में आ गए थे। वैसे भी गरीब तो चारों ओर थे, बड़े किसान से लेकर खेत मजदूर तक, सबकी हालत खराब। रमन के कुल खानदान के 3-4 घरों की हालत कुछ ही बेहतर थी, वरना साबुत कपड़ा किसके पास था। हर तरफ तो दरिद्रता का नंगा नाच था। किसी तरह साल भर के खाना कपड़े का जुगाड़ हो जाए, हर कोई इतने की ही उम्मीद में तो जीवन गुजार देता था। कितनी उम्र तक तो रमन के पाँव में चप्पलें नहीं थी। वह चाचा के चमरौधे जूते को किसी अमूल्य वस्तु की तरह देखता, कभी कभी अपने पाँवों में डालकर चहलकदमी करता, उसमें लगी मिट्टी झाड़कर अपने नन्हे हाथों से पोंछ पाँछ कर उसे चमकाता और खुश होता। छोटकू के आने के बाद माँ रमन के लिए वैसी ही नहीं रह गई। उसके आंचल की छाह मानो सिकुड़ गई। बहनों से कुछ भरपाई तो होती, कुछ चाचियों से भी, लेकिन माई अब भी उसे अपने पास ही सुलाती, लेकिन अब उसकी तरफ उसकी पीठ होती। जो काम सहज ही उसके लिए माँ कर देती थी, अब वह सब उसे खुद करना आने लगा। माई कहती थी, बाबू आपन पहुँचा बरिहार रखिया, अपना गोड़ पर खड़ा रहबा त सुखी रहबा। यानी सुखी रहने के लिए ज़रूरी है कि आदमी अपने हाथ में हुनर पैदा करे, अपनी पकड़ बनावे और अपने पैरों पर खड़ा रहना सीखे, किसी के सहारे न रहे। रमन भी अपने पर निर्भर होना सीख रहा था। धरती डोलने के पिछले साल यानी 1934 बड़की और अगले साल छोटकी बहन का ब्याह हो गया। दोनों अपने अपने घर यानी ससुराल चली गईं। सलेमपुर और देवरिया दोनों बहनें जाते हुए रमन को दुलार करती खूब रोती रहीं। छोटकू उनसे ज़्यादा सड़ता नहीं था। बड़कू यानी रणविजय तो बड़े भाई ही ठहरे। दोनों मौक़ों पर वैसे खूब रौनक रही। जनवासा गांव के बाहर खाली ज़मीन पर तंबू कनात गाड़ कर बनाया गया था। बड़की की शादी में तो नाच भी आया था छपरा से। इधर शादी उधर नाच रात भर चलता रहा। सफ़ेद जाजिम पर मसनद लगाए बैठे अधलेटे बुजुर्ग बाराती मगन होकर बाई जी की मुद्राएं और भंगिमाएं निहारते और कभी कभी वाह वाह कर देते। कोई कोई दिलदार उन पर नोट और रेजगारियों की भी लुटाता, जिन्हें साजिंदे साथ छोड़कर बीन लेते। इन बुजुर्गों के पीछे और अगल बगल नौजवानों के दल थे, दांत निपोरे हुए। बाकी तो चारों ओर से ग्रामीणों ने शामियाने को घेर रखा था। चारों ओर शराब, पान, जर्दा, इत्र, बीड़ी, सिगरेट और खैनी की मिली जुली गंध फैली थी। रमन के लिए यह सब कुछ एकदम अनदेखा, अनजाना। इस तरह से कोई औरत नाचती गाती, तरह तरह के बाजे और बजाने वाले, और इन सब पर बिछते लट्टू होते लोग। महीनों गांव जवार के लोग इस नाच की चर्चा करते। अलबत नाच नु आइल रहे, छपरा वाली बाई जी रौली। रमन को वह मुखड़ा बाई जी का उतना नहीं, उस गाने का याद रह गया था। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। कभी कभी वह अकेले में गुनगुनाने की कोशिश करता, फिर खुद से सवाल करता, एकर मतलब का भइल? वह माई से यही सवाल पूछ बैठा कि बाई जी जो यह गाना गा रही थी, इसका मतलब क्या हुआ? माई ने घूर कर उसे देखा और कान पकड़कर उमेठे, अब इहे कुल रह गईल तारा पूछे के आ हमरा बतावे के? कान सहलाता रमन वहाँ से भागा, यह समझदारी लिए हुए कि बाई जी के बारे में बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। वह अंतिम कनाठी थी माई की। इसके पहले की ऐसी कोई घटना याद नहीं जिसमें माँ ने कभी हाथ उठाया हो, चपत लगाई हो। डांटा फटकारा जरूर था, चिल्लाई भी थी, लेकिन उसके हाथों मार खाने की कभी नौबत नहीं आई। अब तक तो छोटकू भी होशियार यानी कुछ समझदार हो गया था, लेकिन माई की परिक्रमा में ही उसका ज़्यादा समय गुजरता। वह राधा रमन के साथ ही सिसवा स्कूल जाने लगा था। दोनों भाई अपने अपने साथ छोटी चटाई ले जाते। रमन को अपने साथ साथ छोटकू का भी ध्यान रखना था, इससे उसकी सोहबतों पर भी असर पड़ा था।
उसके साथी खेल कूद और शरारतों में उसे छांट देते, जबकि वह उन सब का मेट हुआ करता। छोटकू खिलंदड़ नहीं था, थोड़ा रोहनिया और तुनक मिजाज किस्म का बालक था। आगे चलकर वह भारी पढ़ंतू जीव निकला। हाँ, इस बीच परिवार की रिहायश बदल गई थी। भूकंप से खानदानी घरारी बैठ गई थी। नए दुछतिया मकान के लिए गांव से थोड़ी दूर एक चौरस और ऊंची जमीन को आबाद किया गया था। स्कूल का भी भवन गिर गया था। इससे आधी कक्षाएं बाहर ही लगती थीं। छोटकी का विवाह नए मकान में ही संपन्न हुआ था। यह क्षेत्रफल में पहले से बड़ा था, कुछ फैल थी। कमरों, बरामदों और आंगन में भी रमन को नए घर की रौनक खूब भाती। वह नई पुती दीवारों को सूंघता फिरता। चूने गारे की सौंधी गंध उसे जाने कहाँ उड़ा ले जाती। नए घर के संडास का उपयोग केवल घर की महिलाएं करती। पुरुषों के लिए प्रायः वह वर्जित प्रदेश था। उनमें इसके लिए कोई मांग भी नहीं थी। लेकिन राधा रमन की जिद कि संडास का उपयोग उसे भी करने दिया जाए। पहली बार महिलाएं सुनकर खूब हंसी। हतवत लड़का बाहरा मैदाने जाए कि घरे में घुसी। माई भी हंसती, लेकिन उस सब के सामने उसका बचाव भी करती। लेकिन नया घर माई को सहा नहीं, रास नहीं आया। वह बीमार रहने लगी। एक दिन चाचा के सामने ही बेसुध होकर धम से गिर पड़ी। सब लोग बहुत घबराए। एक कंपाउंडर साहब धाम पर रहते थे, मैरवा धाम पर। उनको लिवा लाने कुछ लोग दौड़े। उनके पहुंचने के पहले ही उसे होश आ गया था। लेकिन उस क्षण माई को देखकर डर लगा। छोटकू लगातार रोए जा रहा था। भाई कंपाउंडर साहब को लेकर आए थे। राधा रमन अपने पिता के साथ माई को कभी पंखा झलता तो कभी हाथ पांव सहलाता। होश आने पर माई उठने को हुई। सामने चाचा को देखकर, जो वास्तव में व्याकुल हो रहे थे। माई को चेत में देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके मुख से निकला, सुतल रहा, उठा मत। कंपाउंडर साहब ने आला लगाया, नब्ज टटोली, कुछ दवाइयाँ साथ ले आए थे, वह दी और सबसे बढ़कर दिलासा दी कि कोई खास बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। कुछ देर बाद कमरा खाली हो गया। केवल राधा रमन और छोटकू रह गए। माई अब भी लेटी थी, करवट लेकर। उससे सटकर छोटकू बैठा था। रमन एक टक माई को देख रहा था। दरवाज़ा उठंगा हुआ था और उसके बगल की खिड़की खुली हुई थी, जिसका प्रकाश सीधे माई के चेहरे पर गिर रहा था। भीगा चेहरा, बिखरे बाल, आंखों की कोरों में आंसू। सहसा माई ने इशारे से रमन को अपने पास बुलाया और पास बिठा लिया। रमन, तू हमार सबसे नीमन, सबसे मगर बाबू हुआ, हमारे एगो बात मनबा? माँ ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। कहा माई, कुछ चाहिए तो बोला। उसने सोचा माँ को कुछ चाहिए। हमरा कुछ हो गई तो हई छोटकू के देखी है, ये टूअर हो जाई हैं। तू होशियार बाड़ा, इनकरा के संभालिया। रमन ने माँ को देखा, फिर छोटकू को। उसे उस समय बात की गंभीरता समझ में नहीं आई। उसने माँ के हाथ से गोदने को आदतन छुआ और बोला, ठीक बात। ठीक है कि माई फिर अचेत नहीं हुई, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। घर में राय बनी कि सिवान चलकर कायदे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगले दिन चाचा माई को सिवान ले गए, सुबह की पैसेंजर गाड़ी से। साथ भाई भी गए। रमन और छोटकू को चाचियों के जिम्मे किया गया। शाम तक लौट आने की बात थी, लेकिन माई उस शाम नहीं लौटी। छोटकू ने सबको बहुत परेशान किया। किसी तरह बड़की चाची ने उसे लोरी गागा कर सुलाया। ये चंदा मामा, आरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा। ऊपर चांद चमक रहा था, खिड़की से साफ दिख रहा था। निस्तब्ध रात्रि में दूर कहीं सियार फिकर रहे थे। बंसवारी से रह रह कर हवा की सरसराहट गूंज जाती थी। रमन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे माई याद आ रही थी। उसका पिछले दिन का कहा याद आ रहा था, छोटकू के संभलिया। इस बात का आशय समझने की कोशिश कर रहा था 13 बरस का राधा रमन।
फिर एकाएक रोते छोटकू को उसने भींच लिया और पलकें बंद कर लीं। दिन चढ़ते ही बच्चों की निगाह गांव के रास्ते पर पड़ जाती। सामने के डीह के ऊपर उगती हर परछाई पर वे आस मान लेते, लेकिन अंत में निराश हो जाते। माई आई, दिन ढले। गाड़ी देखते ही बच्चे दौड़े। माई ने उन्हें छुआ भर। चाचा ने ताकीद की, माई को ले आओ, तंग मत करना। चाचा बच्चों से प्रायः खड़ी बोली में बात करते। रणविजय बाहरी खाट पर लेट गया। बड़का बाबूजी और मजलू चाचा से हुई उनकी बातचीत से पता चला कि डॉक्टर ने कई जांच कराए, इसी कारण लौटने में देर हुई। यह भी पता चला कि डॉक्टर ने भारी काम करने से मना किया है, एहतियात बरतने को कहा है, दवा लंबे समय तक चलेगी। राधा रमन को अचानक ही माँ की गोद में छुप जाने का मन हुआ। वह माँ के कमरे की ओर दौड़ा और दरवाजे पर ठिठक गया। छोटकू पहले से ही माँ की गोद में विराजमान था। उसे उस क्षण बहुत गुस्सा आया। उसने माई को एक नज़र देखा। आंख बंद किए अधलेटी मुद्रा में छोटकू को कुछ कह रही थी। रमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंखें मली और बाहर निकल आया। कुएं की जगत पर जाकर चुपचाप बैठ गया। चाचा को बहुत शरीफ आदमी माना जाता था। कचहरी में काम धंधा करते उनके रहन सहन और बातचीत में थोड़ा शहरी सलीका भी था। उनकी जबान भी साफ थी। प्रायः गाली गलौज या तुक्का फजियत से दूर रहते थे। इतर और गंभीर बल्कि चिंतामग्न दिखाई देते थे। 2-3 दिन रहकर देवरिया चले गए। अपने भाइयों और रणविजय को अपने हिसाब से जरूरी सलाह और निर्देश दे गए। तईदी के काम में हाजिर रहकर ही 4 पैसे कमाए जा सकते थे, मजबूरी थी। माई जैसे मूक दर्शक थी या कि उसकी बात का कोई मोल न था। जब उसे यह खबर दी गई कि वे जा रहे हैं तो उसने यही कहा कि जाना जरूरी होगा, हाथ भी तंग है, इतना खर्चा बर्चा हो गया बीमारी हमारी में। उस दिन नहा धोकर माँ ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। आंगन में खाट पर बैठकर चाचियों के साथ हुक्का भी पिया था। थोड़ी देर मूंज से सिन्होरा भी बुनती रही। कुछ देर गीत भजन का भी कार्यक्रम चला। भैले बैरागी मोरा मनवा शिव भोला जी हो। यह सब देख राधा रमन को आत्मिक प्रसन्नता मिल रही थी। वह खेलता कूदता अंदर बाहर आता जाता रहा, पीछे पीछे छोटकू। वे दोनों आंगन में खेल ही रहे थे कि किसी ने खबर दी, जीवन बाबू आइल बनी, शरबत घोरलो, आ हुक्का पानी के इंतजाम भी होखो, बाबू कहनी हाँ। गाती गाती महिलाएं चुप हो गईं, एकाएक ही। रमन ने माई को देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। फिर मुंह पर आंचल रखकर वह रो पड़ी। दोनों बच्चे नाना के पास जाकर खड़े हो गए। बड़का चाचा ने इन दोनों को नाना और बड़े मामा के पांव छूने को कहा तो रमन नीचे झुका और दोनों पांव छुए। दोनों गंभीर थे और जैसे इस ओर उनका ध्यान ही नहीं था। तब तक छोटा टेबल लगा, उस पर शरबत का लोटा और फूल के 2 चमचमाते गिलास रखे गए। बड़का चाचा अपने हिसाब से माई का हाल शुरू से लेकर अब तक का बताते जा रहे थे। उन्होंने खुद ही अतिथियों को शरबत का गिलास पकड़ाया। नाना ने इतना ही कहा, हमने के कुछ पता ना चलल, इतना सब हो गई। फिर धीरे से जोड़ा, पहुना के अभी 2-4 दिन देख के जाए के चाहत रहला। बड़का चाचा बातचीत में पूरा सम्मान प्रदर्शित करते हुए कैफियत देते रहे। कुछ देर बाद अंदर से बड़की बाहर निकली और नाना को प्रणाम करती अंदर आने को न्योता देने लगी। आइल जाओ, दुल्हन से भेंट कर लिहल जाओ। नाना और मामा दोनों माई के कमरे में गए। बड़का चाचा बाहर ही रह गए। नाना के पैर छूकर माई उनसे लिपट गई और सिसकियां भरकर रोने लगी। पहली बार और आखिरी बार रमन ने नाना को रोते देखा। वे बेतरह घबराए हुए थे। चुप हो जा बबनी, एकदम ठीक हो जाइबू। चल तू हमारा साथे चला, हम तारा के पटना लिया चला। मत रो बबनी,
दिलासा देते बेटी को वे खुद रो रहे थे। बच्चे घबराए हुए थे और घर के सब लोग सकते में थे। नाना माई को साथ लिवा जाने के लिए मना ना सके। दिन ढले वे भारी मन से चले गए। मामा ने भी बहुत समझाया, लेकिन माई तैयार नहीं हुई। उसकी एक ही रट थी, चिंता मत करो लोग, हम ठीक हो जाएगी। नाना और मामा के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। नीम के पीछे सूरज एकदम लाल हो चुका था, फिर उसकी रंगत बदलती गई, जैसे अंगार राख की तरह दिखने लगता है। फिर वह अस्त हो गया, डूब गया। बैल रंभाने लगे, सानी पानी में अबेर हो गई थी। सुबह की तरह शाम के भी काम होते हैं, काम समेटने के काम। राधा रमन ने रण विजय के साथ मिलकर सब काम निपटाए। कुछ सूखी लकड़ियाँ भी चीरी। बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन घर में पढ़ने का कोई समय या रूटीन नहीं था, ना ही कोई अभिभावक नुमा व्यक्ति जो उन्हें पढ़ने के लिए बैठावे। लालटेन की कांच साफ करते रोशनी करने के बाद तब भी रमन एक आध घंटा किताबें पलटता था। कुल 2-3 किताबें थीं, बस। आज भी उसने यही किया। साथ ही छोटकू को भी पास बिठाया। रात हुई। माँ के कमरे में छोटकी चाची भी आ गई थी। माँ के कमरे में छोटकी चाची भी आ गई थी सोने, ताकि माई को ढाढ़स रहे। उन्होंने कौआ हंकनी की कहानी सुनाई कि कैसे छोटी रानी की दोनों बड़ी सौतों ने छल करके उसके जुड़वा बच्चे उससे अलग कर दिए, और फिर कैसे बच्चों को देखकर रानी को 7 तवों को छेद कर दूध निकल आया। छोटकू तो बीच में ही सो गया, लेकिन रमन को कहानी समाप्त होने के बहुत देर बाद नींद आई। उसने सपने में देखा कि माई कौआ हंकनी बन गई है और वह छोटकू को लिए उसे दर दर खोज रहा है। माई ने न मालूम कहाँ से उसकी कलाई पकड़ ली है और दिख कहीं नहीं रही। माई उसके कान में आवाज़ दे रही है, दबी दबी सी पुकार, बाबू, रमन। रमन की आंखें खुल गई। कमरे में बहुत मध्यम रोशनी थी, लालटेन की। सपना टूट गया था, लेकिन कलाई पर पकड़ अब भी बनी थी और माई की पुकार भी वास्तविक थी। रमन घबरा कर उठ बैठा। सबसे पहले लालटेन की लौ उसने तेज की। छोटकी बेसुध सोई थी और छोटकू खिसकता खिसकता पलंग के किनारे चला गया था। कहा माई, कुछ चाही? माई का हाथ पकड़कर रमन ने पूछा, बाबू, जीव निमन निखे, मन घबराता, तनी पानी दो। सुराही से गिलास में पानी डालकर रमन ने माँ को पकड़ाया, जो अब तक उठ बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। रमन ने कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। कौवे बोल रहे थे। सुबह में देर नहीं थी। रमन माँ की बगल में बैठा, कभी उसका सर सहलाता, कभी पीठ। माई को हिचकियाँ आ रही थीं। तभी टिटहरी चीखी, उड़ी गई, उड़ी गई। माई के प्राण पखेरु उड़ गए। उस साल जिले में हैजा फैला था। कितने ही लोग उसकी चपेट में आए थे, गांव के भी कुछ लोग, लेकिन घर तक यह बीमारी नहीं आई। उसके पिछले साल कुछ लोग प्लेग में भी जान गंवा बैठे थे। सब लोग तब भी सुरक्षित रहे। रमन मरने को महामारी से ही जोड़कर देखता था, अपने देखे के आधार पर। माई चेचक से नहीं गई, हैजा भी कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन वह चली गई। क्यों? क्यों जाना चाहिए था उसे? राधा छोटकू को रोते देख खुद बिलख उठता। माई के गुजरने के कई दिनों बाद नीम तले कुछ बही खाते पलटते अपने पिता से रमन ने पूछा, माई को क्या बीमारी थी, कैसे मर गई? चाचा, माने पिता, इस सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। पहले तो वे सकते में आ गए, फिर थोड़ी देर को रुक कर बोले, उसके हार्ट में प्रॉब्लम था। बच्चे की ओर बिना देखे उन्होंने कहा,
हार्ट कहाँ होता है? क्या चीज़ भोंका गया था? यहाँ, यहाँ होता है। देखो, जो धक 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 करता है वही हार्ट है, दिल। दिल। अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए, समझाते हुए उन्होंने कहा। तो वहाँ कैसे गड़बड़ी हो गया? किस चीज़ से? पता नहीं, जन्म से था, पैदाइशी, या एकाएक हो गया। कमज़ोर भी तो थी, तो इलाज क्यों नहीं हुआ? अचानक बच्चा बिफरा और रोने लगा। पिता एकदम स्तब्ध, बच्चे पर क्रोध भी न कर सके और उसे दिलासा देने के लिए मानो शब्द ही नहीं थे उनके पास। तब तक रणविजय भी वहीं आ गया था। तीनों बच्चे और उनके पिता एक साथ आमने सामने। उन्होंने तीनों को एक एक कर देखा और अचानक पपक पड़े। हमने कहा, उजड़ गई नी जाहो बाबू लोग, तार महतारी हमने के छोड़ी के चली गईली, कवन अपराधवा के सजाए दे गईली, अब हम का करी ए भगवान। जगत बाबू ने अब तक अपने को जब्त करके रखा था। सोता बाहर निकला तो देर तक बहता रहा। तीनों बच्चे उनसे लिपट कर रोते रहे, तब तक जब तक कि अंदर से रमन की चाचियां न निकल कर बाहर आ गईं। अब ये तीनों चुप हुए तो उनका रुदन चला। पता नहीं यह सब देखकर राधा रमन के मन में क्या आया कि उसने आंखें पोंछते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, जाने वाला चला गया, रोने वाला झूठा है। माई चली गई, छवियों में कैद, गंधों में लिपटी उसकी याद बच गई, और अब तो वह भी धुंधलाने लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पूरी कहानी सुनी, थोड़ी लंबी कहानी। आप लोगों का आभारी हूँ और फिर से जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार को धन्यवाद देता हूँ। कुछ मित्र देख रहे हैं, पूनम जी हैं, उदय भानु जी हैं, जीवा लावी, रेणु जी हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप लोग रहे और मेरी कहानी सुनी। नमस्कार।